कहानी की शुरुआत होती है अर्थ क्लियर नाम की एक दुनिया से। एक ऐसी जादुई दुनिया जहां तलवारें, जादू और खतरनाक राक्षस आम बात हैं। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपना एक स्टेटस मेन्यू होता है, जिसकी मदद से वो अपना लेवल और अपनी खास क्षमताएं देख सकता है। इतना ही नहीं, वो उन्हें और बेहतर भी कर सकता है। इसी दुनिया में रहता है कोजी, एक बिल्कुल साधारण सा युवक। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कमाई के सिक्के गिन रहा होता है कि तभी उसे अचानक एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई देती है। एक स्लाइम मॉन्स्टर उस बच्चे पर हमला कर रहा था। बच्चा और उसका पिता बुरी तरह डर चुके थे। दोनों को लगने लगा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी न जाने कहां से एक सिक्का गोली की रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और सीधे स्लाइम से टकराता है। अगले ही पल स्लाइम पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और मरते ही उसका शरीर ढेर सारे सिक्कों में बदल जाता है। तभी कोजी वहां पहुंचता है और डरे हुए पिता बेटे को देखता है। दोनों हैरान थे। उन जैसे आम लोगों के लिए किसी मॉन्स्टर को हराना लगभग नामुमकिन था। वे कोजी से पूछना चाहते हैं कि आखिर उसने ये कैसे किया, लेकिन कोजी उनके सवाल का जवाब देने के बजाय बच्चे के हाथ में कुछ सोने के सिक्के रख देता है। फिर वह बताता है कि एक स्लाइम को मारने पर लगभग 100 कांस्य सिक्के मिलते हैं। कोजी के लिए मॉन्स्टर्स पैसे कमाने का सबसे बेहतरीन जरिया थे। आखिर अगर मॉन्स्टर्स लगातार पैदा होते रहें तो उन्हें मारकर अनगिनत पैसे कमाए जा सकते थे। लेकिन बच्चा उसकी बात से सहमत नहीं होता। उसके हिसाब से मॉन्स्टर्स का शिकार करना बेहद खतरनाक था। कोजी उसकी बात समझ जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बच्चा पीछे से पूछता है, क्या आप हीरो क्लास के हैं? ये सुनकर कोजी रुक जाता है। जवाब देने के बजाय वो बस अपना स्टेटस विंडो खोलकर उन्हें दिखा देता है और उसे देखते ही पिता बेटे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोजी कोई हीरो नहीं था। उसकी क्लास थी विलेजर और उसका लेवल था 999। असल में कोजी की दुनिया में जापान बहुत पहले बदलकर हेक्सेंड्रिया नाम का एक देश बन चुका था। कई साल पहले इस दुनिया में अचानक जादुई राक्षस दिखाई देने लगे थे और उसी समय इंसानों को जन्म से ही खास क्षमताएं मिलने लगीं, जिन्हें क्लास कहा जाता था। आमतौर पर लोग वॉरियर, मॉन्क, थीफ, हंटर या सॉर्सरर क्लास के साथ पैदा होते थे। लेकिन कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग सेज, हीरो या किंग जैसी दुर्लभ क्लास के साथ जन्म लेते थे। इन क्लास के लोगों के पास अविश्वसनीय शक्तियां होती थीं। वहीं जिन लोगों को कोई खास प्रतिभा नहीं मिलती थी, उन्हें विलेजर कहा जाता था। विलेजर इस दुनिया की सबसे कमजोर क्लास थी। आमतौर पर उनका लेवल 1 से 10 के बीच ही रहता था। यहाँ तक कि वे सबसे कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते थे। लेकिन कोजी, उसने किसी तरह इस सीमा को पूरी तरह तोड़ दिया था और एक विलेजर होते हुए भी वो लेवल 999 तक पहुंच चुका था। कोजी अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की, जिसने अपने शरीर को हुड से ढक रखा था, एक प्राचीन गुफा के बाहर पहुंचती है। कहा जाता था कि उस गुफा के अंदर एक पौराणिक पवित्र तलवार छिपी हुई है। उधर कोजी वालमन शहर पहुंच जाता है और सीधे वहां के एडवेंचरर गिल्ड की तरफ बढ़ता है। इसी शहर में देश का युवा हीरो अपने साथियों के साथ दुनिया से सभी मॉन्स्टर्स का सफाया करने की यात्रा शुरू करने वाला था। गिल्ड के अंदर पहुंचकर कोजी अपने पूरे किए गए क्वेस्ट की सामग्री रिसेप्शनिस्ट को देता है। बदले में रिसेप्शनिस्ट उसे 5 सोने के सिक्के देती है। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी एडवेंचर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक ही बार में 5 सोने के सिक्के कमाने के लिए किसी इंसान को भारी संख्या में मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ता। लेकिन कोजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप क्वेस्ट बोर्ड देखने लगता है। उसका एक निजी लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे अभी भी 4500 से ज्यादा सोने के सिक्के कमाने थे। तभी उसकी नजर एक खास क्वेस्ट पर पड़ती है। प्राचीन गुफा में मौजूद मॉन्स्टर्स का शिकार करने पर आसानी से सोने के सिक्के कमाए जा सकते थे। क्वेस्ट देखते ही कोजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लगता था आज उसे काफी मेहनत करनी पड़ने वाली थी। उधर गिल्ड के बाहर देश का युवा हीरो रेक्स शहर के लोगों के सामने भाषण दे रहा था। वो सभी को याद दिलाता है कि मॉन्स्टर्स का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि राजधानी को अपने सैनिकों और योद्धाओं को लगातार खतरनाक मिशनों पर भेजना पड़ रहा था। लेकिन रेक्स के मुताबिक सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना इस समस्या का हल नहीं था। अगर उन्होंने इस समस्या की जड़ को खत्म नहीं किया तो एक दिन मॉन्स्टर्स पूरी मानव जाति को निगल जाएंगे। असल में इस दुनिया के सभी जादुई मॉन्स्टर्स माना से पैदा होते थे और ये माना निकलता था डेमन जाति के शरीर से। रेक्स की नज़र में इंसानों की सारी परेशानियों की असली वजह डेमन्स थे और उनका नेता था डेमन किंग। रेक्स पूरे जोश में घोषणा करता है, डेमन जाति का पूरी तरह सफाया कर देना चाहिए।
पास ही एक स्टॉल से आइसक्रीम खरीद रहा कोजी उसकी सारी बातें सुन रहा था। रेक्स भीड़ की तरफ देखकर पूछता है कि क्या कोई बहादुर योद्धा उसके साथ इस मिशन पर जाना चाहता है। एक तरफ प्रतिभाशाली युवा हीरो रेक्स खड़ा था और उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत सेज। दोनों को देखकर एडवेंचर्स की भीड़ पागल हो जाती है। हर कोई उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता था। तभी एक अनुभवी वॉरियर आगे आता है। उसका लेवल था 86। वो रेक्स से कहता है कि वो इस मिशन में उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेक्स बिना सोचे उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, मुझे ऐसे बोझ की ज़रूरत नहीं है जो मेरे किसी काम ना आए। ये सुनते ही बाकी एडवेंचर्स भड़क जाते हैं, लेकिन रेक्स तुरंत अपना स्टेटस दिखाकर सबका मुंह बंद कर देता है। वो एक लेवल 90 हीरो था। तभी वही वॉरियर रेक्स के बगल में खड़ी सेज की तरफ इशारा करता है। उसका लेवल सिर्फ 42 था। वो पूछता है, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो फिर ये तुम्हारी पार्टी में रहने लायक कैसे है? रेक्स जवाब देता है कि भले ही उसका लेवल कम हो, लेकिन उसकी सेज क्लास में बेहद शक्तिशाली सपोर्ट क्षमताएं हैं, इसलिए वो पार्टी के लिए पूरी तरह योग्य है। रेक्स की बात सुनकर भीड़ शांत हो जाती है। तभी एक लेवल 80 का बूढ़ा प्रीस्ट आगे आता है और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताता है, लेकिन रेक्स उसे भी मना कर देता है। इस बार उसका कहना था कि वो बहुत बूढ़ा है और यात्रा के दौरान घायल हो सकता है। इसके बाद एक जवान प्रीस्ट आगे आता है। उसका लेवल था 70, लेकिन रेक्स उसे भी मना कर देता है। उसके मुताबिक उस युवक में भविष्य में और ज्यादा मजबूत बनने की क्षमता नहीं थी। अब भीड़ को रेक्स के फैसले कुछ अजीब लगने लगे थे। तभी टीना नाम की एक शर्मीली लड़की आगे आती है। वो खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक लेवल 50 प्रीस्टेस थी। भीड़ को लगता है कि रेक्स उसे भी तुरंत मना कर देगा। लेकिन तुम पार्टी में शामिल हो सकती हो। रेक्स बिना एक सेकंड सोचे उसे स्वीकार कर लेता है और तभी सबको असली बात समझ आ जाती है। यह आदमी कोई महान धर्मात्मा हीरो नहीं था, ये तो बस एक ठरकी था। दूर खड़ा कोजी भी पूरा तमाशा देख रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि रेक्स शायद सिर्फ अपना नाम बनाना चाहता है। खूबसूरत लड़कियों को अपने आसपास रखो, डेमन किंग को हराओ और पूरी दुनिया में महान हीरो बन जाओ। तभी एक और खूबसूरत लड़की रेक्स की पार्टी में शामिल होने के लिए आगे आती है। लेकिन अब कोजी की इस तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। वो अपनी आइसक्रीम खत्म करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद कोजी प्राचीन गुफा के बाहर पहुंच जाता है। उसके दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पैसा। वो सोचता है कि अगर आज अच्छी कमाई हो गई तो घर लौटकर वो एक शानदार सुशी डिनर करेगा। इसी उम्मीद के साथ वो गुफा के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद उसका सामना पहले ब्लू डेविल से होता है। मॉन्स्टर दिखने में बेहद खतरनाक और ताकतवर था, लेकिन कोजी के लिए वो सिर्फ चलता फिरता पैसा था। एक ही वार में कोजी ब्लू डेविल को खत्म कर देता है। फिर जमीन पर गिरे सिक्के उठाने लगता है, जैसे वो कोई रोज का घरेलू काम कर रहा हो। इसके बाद के बाद एक कई ब्लू डेविल उसके सामने आते हैं और कोजी सभी को बड़ी आसानी से खत्म करता चला जाता है। तभी एक ब्लू डेविल को मारने के बाद उससे एक सींग गिरता है। ये एक बेहद दुर्लभ और कीमती आइटम था। उस सींग से बिल्कुल डेमन्स की तरह शक्तिशाली माना निकल रहा था। कोजी को समझ नहीं आता कि आखिर इस चीज की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, लेकिन अगर इससे पैसे मिल रहे थे तो उसे कारण जानने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। उसका क्वेस्ट था 30 ब्लू डेविल्स को मारना, और कोजी चुपचाप अपना काम पूरा करने में लग जाता है। लेकिन गुफा में आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी मुलाकात रेक्स और उसकी पार्टी से हो जाती है। रेक्स की पार्टी के सामने भी एक ब्लू डेविल आता है। रेक्स तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। उसके पीछे खड़ी लड़कियां उसकी ताकत देखकर काफी प्रभावित होती हैं, लेकिन तभी टीना की नजर दूर खड़े कोजी पर पड़ती है। कोजी तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है। उसे उस घमंडी हीरो से दोबारा मिलने का बिल्कुल मन नहीं था। उधर पार्टी में मौजूद राजकुमारी क्रुल आगे बढ़ने के लिए काफी उत्साहित थी। उसकी साथी जादूगरनी पारना मजाक में उसे छेड़ने लगती है, लेकिन पारना का इतना खुलकर और सामान्य तरीके से बात करना राजकुमारी को अच्छा लगता है, क्योंकि आमतौर पर लोग उसकी शाही पहचान की वजह से उससे दूरी बनाकर रखते थे। ये देखकर टीना भी राजकुमारी से पूछती है, क्या हम भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? राजकुमारी मुस्कुराकर हामी भर देती है। कुछ देर बाद पारना रेक्स से एक सवाल पूछती है, हम इस प्राचीन गुफा में आए ही क्यों हैं? डेमन लॉर्ड का महल तो दूसरी दिशा में है। रेक्स बताता है कि वे यहाँ एक खास चीज लेने आए हैं। इस गुफा की भूल भुलैया में कई रहस्यमयी निशान छिपे हुए हैं। अगर कोई उन निशानों का सही तरीके से पीछा करे तो वो एक गुप्त जगह तक पहुंच सकता है, लेकिन इस रहस्य के बारे में सिर्फ शाही परिवार जानता था। इसीलिए रेक्स राजकुमारी क्रुल की मदद से उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था
और उस भूल भुलैया के अंत में छिपी थी एक पवित्र तलवार, एक ऐसी पौराणिक तलवार जिसे सिर्फ लेवल 90 या उससे ऊपर का हीरो इस्तेमाल कर सकता था। ये सुनते ही टीना और पारना हैरान रह जाती हैं, लेकिन पारना के मन में एक सवाल आता है। अगर राज्य के पास इतनी शक्तिशाली तलवार थी तो उन्होंने इसे पहले ही इस्तेमाल करके डेमन लॉर्ड को क्यों नहीं मार दिया। रेक्स समझाता है कि सिर्फ लेवल 90 तक पहुंच जाने से कोई तुरंत उस तलवार का मास्टर नहीं बन जाता। तलवार को पूरी तरह नियंत्रित करने और उसकी असली शक्ति इस्तेमाल करने में समय लगता है, इसीलिए राज्य ने उस तलवार को छिपा कर रखा था। वे किसी योग्य हीरो का इंतजार कर रहे थे। और अब राजा की प्यारी बेटी खुद रेक्स के साथ एक खतरनाक यात्रा पर निकल चुकी थी, इसलिए राजा ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रेक्स को पवित्र तलवार इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। अपनी बात खत्म करने के बाद रेक्स पूरे आत्मविश्वास से आगे देखने लगता है। उसे पूरा यकीन था वो चुना हुआ हीरो है। वो उस पवित्र तलवार को हासिल करेगा, डेमन लॉर्ड को हराएगा और हमेशा के लिए मानवता का रक्षक बन जाएगा। उसके साथ मौजूद लड़कियां भी अपनी आने वाली रोमांचक यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थीं, लेकिन गुफा के किसी दूसरे हिस्से में वही हुड पहनी छोटी लड़की अकेली आगे बढ़ रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके डेमन सींग हुड से बाहर दिखाई दे रहे हैं। उधर कोजी एक साथ कई ब्लू डेविल से घिर चुका था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ही पलों में वो सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उन्हें मारने के बाद कोजी एक अजीब बात नोटिस करता है। गुफा के अंदर आज सामान्य से कहीं ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद थे। तभी अचानक वही हुड पहनी लड़की उसके पास से भागती हुई निकलती है। कोजी उसे देखकर आवाज लगाता है, अरे आगे ब्लू डेविल्स हैं, संभल कर। लेकिन अगले ही पल कोजी कुछ अजीब देखता है। खतरनाक ब्लू डेविल्स उस लड़की पर हमला ही नहीं करते, बल्कि वे पूरी तरह शांत रहते हैं और उसे अपने बीच से सुरक्षित गुजरने देते हैं। कोजी बाकी ब्लू डेविल्स को खत्म कर देता है, लेकिन अब उसका ध्यान मॉन्स्टर से ज्यादा उस रहस्यमयी लड़की पर था। आखिर वो थी कौन? उधर गुफा के दूसरे हिस्से में रेक्स की पार्टी की हालत खराब होने लगी थी। ब्लू डेविल्स लगातार उन पर हमला कर रहे थे। पारना हांफते हुए सोचती है कि इतनी थकान होना स्वाभाविक है। आखिर ये कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि एक खतरनाक डंजन था। लेकिन रेक्स को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके मुताबिक मॉन्स्टर्स की संख्या बिल्कुल सामान्य नहीं थी। टीना पहले राजकुमारी के घाव ठीक करती है, फिर वो रेक्स को हील करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो चेतावनी देती है। मेरा माना लगभग खत्म हो चुका है। टीना अपनी कम स्टैमिना के लिए माफी मांगती है। साथ ही वो पारना को देखकर हैरान थी। इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बावजूद पारना के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। पारना मुस्कुराकर आंख मारती है। वो बताती है कि उसे इससे भी ज्यादा खतरनाक डंजन्स का अनुभव है। ये सुनकर राजकुमारी क्रूल को थोड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद वही इस पार्टी की सबसे कमजोर सदस्य है, लेकिन रेक्स तुरंत उसे दिलासा देता है। फिर वो सभी को याद दिलाता है। वे आखिरकार पवित्र तलवार की जगह तक पहुंच चुके थे। सभी उत्साहित होकर अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि पवित्र तलवार की जगह पर वही रहस्यमयी हुड पहनी लड़की खड़ी थी। राजकुमारी क्रूल तुरंत महसूस करती है कि उस लड़की के शरीर से भारी मात्रा में माना निकल रहा है। अगले ही पल पूरी पार्टी सतर्क हो जाती है। डेमन रेक्स को तुरंत समझ आ जाता है कि गुफा में इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों जमा हुए थे। वे सभी इस लड़की के माना से आकर्षित होकर यहाँ आए थे, लेकिन तभी रेक्स की नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पवित्र तलवार होनी चाहिए थी। तलवार गायब थी। रेक्स तुरंत लड़की पर आरोप लगाता है, तुमने पवित्र तलवार चुराई है। लड़की घबराकर कहती है, नहीं, जब मैं यहाँ पहुंची तब तलवार पहले से ही गायब थी। लेकिन रेक्स उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। फिर भी हीरो की पार्टी ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। रेक्स के नेतृत्व में सभी एक साथ उस बेबस लड़की पर हमला कर देते हैं। डर के मारे लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, लेकिन उनके हमले लड़की तक पहुंच पाते उससे पहले एक बेहद तेज परछाई अचानक उसके पास पहुंच जाती है। धड़ाम! सभी हमलों के टकराने से एक बड़ा विस्फोट होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। रेक्स और उसकी पार्टी ध्यान से सामने देखते हैं, और जैसे ही धुआं हटता है सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो छोटी लड़की पूरी तरह सुरक्षित थी और उसके बगल में खड़ा था कोजी गुस्से में उनकी तरफ देखता है। एक छोटी बच्ची पर हमला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रेक्स कोजी को देखकर हैरान था। इतने शक्तिशाली हमलों को उसने आखिर रोका कैसे? रेक्स तुरंत पूछता है, तुम्हारी क्लास क्या है? कोजी बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब देता है, मैं तो बस एक साधारण विलेजर हूँ। रेक्स उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि कोजी ने जरूर किसी जादुई आइटम की मदद से उनके हमले रोके हैं, लेकिन कोजी साफ कहता है, नहीं, मैंने खुद रोका है। और अपनी बात साबित करने के लिए वो अपना स्टेटस विंडो दिखा देता है।
राजकुमारी उसकी बात स्वीकार कर लेती है, लेकिन अब उसके सामने एक और सवाल था। अगर तुम इंसान हो तो एक डेमन को क्यों बचा रहे हो? ये सुनते ही कोजी घबरा जाता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो अचानक लड़की को अपने पास खींचता है। डेमन? कैसी डेमन? ये तो मेरी छोटी बहन है। सभी हैरान होकर उसे देखते हैं। कोजी लड़की के सींगों की तरफ इशारा करता है। ये सींग? अरे ये तो बस फैशन एक्सेसरी हैं। सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या? अपनी कहानी को और मजबूत बनाने के लिए कोजी तुरंत अपना एडवेंचर क्वेस्ट दिखाता है। वो बताता है कि वो अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ मॉन्स्टर्स का शिकार करने आया था। फिर वो ब्लू डेविल से मिले सींग भी उन्हें दिखाता है। उन सींगों से भी बिल्कुल डेमन्स जैसा माना निकल रहा था। रेक्स और उसकी पार्टी कुछ देर तक शक की नज़र से उसे देखते हैं, लेकिन आखिरकार वे उसकी बेकार सी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। फिर भी रेक्स का एक सवाल बाकी था। अगर तुम यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स का शिकार करने आए हो तो पवित्र तलवार कहाँ है? कोजी कुछ सेकंड तक चुप रहता है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। ओह, वो तलवार! असल में कुछ समय पहले कोजी को यहाँ एक तलवार पड़ी मिली थी। उसे लगा कोई बेकार चीज होगी, इसलिए उसने उसे कुछ सिक्कों के बदले बेच दिया था। ये सुनते ही रेक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुमने क्या किया? वो तलवार शाही परिवार की थी। कोजी तुरंत अनजान बनने लगता है। सच में? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, माफ करना। लेकिन रेक्स के मन में एक और बड़ा सवाल था। उस तलवार को सिर्फ लेवल 90 या उससे ऊपर का हीरो निकाल सकता था, तो एक विलेजर ने उसे निकाला कैसे? कोजी उसकी उलझन समझ जाता है। वो चुपचाप पीछे मुड़ता है, फिर उस विशाल पत्थर के मंच पर अपने हाथ रखता है जहां कभी पवित्र तलवार रखी थी, और अगले ही पल वो पूरे विशाल पत्थर को बड़ी आसानी से जमीन से उठा लेता है। पूरी पार्टी की आंखें फटी रह जाती हैं। कोजी बिना कुछ कहे पत्थर वापस रख देता है। अब रेक्स सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता था, तुम्हारा असली लेवल क्या है? इस बार कोजी अपना पूरा स्टेटस दिखाता है और उसे देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। लेवल 9999 विलेजर। रेक्स इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसने खुद अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी। इतनी मेहनत के बाद भी वो सिर्फ लेवल 90 तक पहुंचा था। तो ये आदमी लेवल 9999 तक कैसे पहुंच गया? तभी राजकुमारी क्रुल आगे आती है। वो कोजी को याद दिलाती है कि उसने शाही परिवार की एक अनमोल चीज बेच दी है। अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? फिर राजकुमारी एक प्रस्ताव रखती है, हमारे साथ चलो, डेमन लॉर्ड को हराने में हमारी मदद करो। लेकिन नहीं, कोजी बिना एक सेकंड सोचे मना कर देता है। रेक्स को लगता है कि यह आदमी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका ठुकरा रहा है। कोजी चाहे तो अकेले ही डेमन लॉर्ड को हरा सकता था, लेकिन कोजी को ऐसी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वो साफ कहता है, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पैसे कमाना और आराम से जिंदा रहना। डेमन लॉर्ड ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं बिना वजह उससे क्यों लड़ूं? कोजी की बात सुनकर छोटी लड़की हैरान हो जाती है। राजकुमारी क्रुल फिर पूछती है, क्या धन और प्रसिद्धि भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कोजी सिर हिला देता है। तभी राजकुमारी अपना आखिरी दांव खेलती है, अगर तुम हमारे लोगों के लिए डेमन लॉर्ड को हरा देते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनते ही रेक्स विरोध करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही नहीं चाहिए। कोजी राजकुमारी का प्रस्ताव भी ठुकरा देता है बिना किसी झिझक के। कोजी मानता था कि हीरो की पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन उसे दुनिया की शोहरत और महान उपलब्धियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे राजकुमारी की बातें थोड़ी पाखंडी भी लगती थीं। वो दूसरों की तकलीफ की बात कर रही थी, लेकिन खुद कई लोगों के दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। इतना कहकर कोजी उस छोटी लड़की के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन रेक्स के पास से गुजरते हुए वो अचानक रुक जाता है। कोजी गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखता है, फिर धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है कि ये दुनिया असल में कैसे काम करती है। इतना कहकर कोजी आगे बढ़ जाता है और उस रहस्यमयी छोटी लड़की को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है।